जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का हिंदी पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3, उसका अध्याय 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 3। तीसरे अध्याय के लेखक का नाम है, अध्याय का नाम है बस की यात्रा। क्या नाम है? बस की यात्रा। और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। ये एक व्यंग्यात्मक पाठ है, क्योंकि हरिशंकर परसाई की जो लेखन है वो लेखन शैली व्यंग्यात्मक ज़्यादा है, तो उसी में से ये पाठ आपका है। और अब तीसरा पाठ है बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ में हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें पन्ना, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। सतना भी एक मध्य प्रदेश की जगह है और कुछ दोस्तों ने घूमने के लिए सतना जाना चाहिए, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बस खुद डाकिन हैं। जब उन्होंने तय किया मित्रों ने कि किसी तरह घूम फिर कर हम वापस चलेंगे और पन्ना से सतना और सतना से हम जबलपुर चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा इसी कंपनी की शाम वाली बस से चलेंगे। तो लोगों ने सलाह दी कि ये शाम वाली बस, इस कंपनी की बस से यात्रा नहीं करें कि रात में। तो पूछा कि क्यों? क्योंकि रास्ते में डाकू है। उन्होंने कहा नहीं, बस डाकी नहीं। बस को देख तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब हम बस की हालत देखी उन मित्रों ने, तो मन में श्रद्धा हो गई। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात बहुत बूढ़ी बस थी। बस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी और बस पर उनके अनुभव के निशान पड़े थे। जगह जगह बस की हालत दिखाई दे रही थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा, और लोग सोचते थे कि ऐसी बूढ़ी बस में बैठेंगे तो इस बस को भी कष्ट होगा। ये तो सिर्फ पूजा योग्य है। जिस तरह वृद्धों की पूजा की जा सकती है, आशीर्वाद लिया जा सकता है, उसी तरह वृद्धों में सवार कैसे हुआ जा सकता है, अर्थात इसमें है जो काम कैसे करवाया जा सकता है। बस में कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहा था। हमने उनसे पूछा ये बस चलती हैं? तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती हैं जी? यह जी हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब उन्होंने कंपनी के हिस्सेदार को पूछा क्या ये बस चलती हैं? तो हिस्सेदार ने कहा बिल्कुल चलती हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हम देखना चाहते हैं कि ऐसी बस भी चलती हैं। तो इन्होंने कहा अपने आप चलती हैं। मित्रों ने पूछा तो उन्होंने कहा और कैसे चलेगी, अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उन्होंने ये सुना तो कहा बहुत ही गजब बात है, ऐसी बस भी अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, अर्थात सोच विचार करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उन्होंने मजाक में कहा डरो मत, इसी में चलो, नई नवेली की तरह बसों की से ज़्यादा ये विश्वसनीय है क्योंकि ये अनुभव वाली हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। जो हमें बस में छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे हम अंतिम यात्रा पर निकले हैं। उनकी आंखों कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। उनकी आंखों से ये भाव था जिस तरह से अंतिम विदाई देते हैं तो कहते हैं ना कि आना जाना लगा रहेगा, सबको जाना है चाहे कोई भी हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त बनना चाहिए, अर्थात इस दुनिया से जाने के लिए आदमी को एक वजह चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हुई। जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो इस तरह से आवाज़ आ रही थी जैसे पूरी बस ही इंजन हो, और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उससे हमें बचना था। बस में कांच थे ही नहीं खिड़कियों में, जो थे वो इस तरह से खड़खड़ाहट कर रहे थे कि जो पास बैठे थे उनको दूर हटना पड़ा। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा है कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा
कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक कहता है कि गुलामी के दिनों में ये बस बड़ी जवान रही होगी, जो अब जाकर वृद्धाश्रम में पहुँचे। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, उसका हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी। इस तरह से सारी हैं जो दुविधा खत्म हो गई और सब बस में आनंद लेने लगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। जब थोड़ी देर बाद बस बंद हुई तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। तो वो पेट्रोल बाल्टी में निकालकर बस के अंदर इंजन के पास बाल्टी रखी और पाइप डालकर सीधा ही उसको इंजन में भेज रहे थे। तो ऐसे लग रहा था, अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को देखकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती हैं। बस की रफ्तार 10-15 मील हो गई। मुझे उसमें किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। अब वो लेकर बस के जो रवानगी थी और स्पीड पकड़ी तो वो डर रहा था कि बस कहीं टकरा ना जाए, कहीं पलट ना जाए। कहीं पानी दिखता तो ऐसा लगता कि इसमें ना चली जाए। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास हैं जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। उन्होंने कहा नहीं, बस में कोई कमी नहीं है, ये तो ठीक इत्तेफाक, यानी एक ऐसा मौका है कि आ गया, कोई वक्त आ गया कि बस खराब हो गई, बाकी बस चलती। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। हमें भी ग्लानि हो रही थी, यानी पश्चाताप हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्योष्टि भी करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, उसमें कुछ सुधार हुआ, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा के आंखों की ज्योति जाने लगी। अब बस की लाइटें भी रात में बंद होने लगी। चांदनी ने रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे में कोई गाड़ी आती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अब तो अपनी तो वो उम्र ही नहीं है। जब सामने से कोई गाड़ी आती आगे पीछे तो बस एक तरफ हो जाती और सामने वाले को निकलने देती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से ही लगकर थमक गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ होती हैं, यानी अपने आप मरने के लिए इस तरह से वो लेख जानते हुए भी अपने बस की हालत को उस बस में बैठा। इसकी ऐसी भावना जानकर उस पर बड़ा है जो हमें विनोद आया। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम मारे जाते तो देवता बाहें पसारे हमारा इंतज़ार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इस तरह से वो उस पर मन ही मन हंस रहे थे। दूसरा घिसा टायर लगाकर हम बस फिर चली। अब हमें वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी।
पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। उन्होंने कहा कि जो हमारा टाइम टेबल था उसको हमने भूल ही गए, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से ये बस कभी भी नहीं पहुंच पाती। और वो कहते हैं पन्ना क्या, हमें तो ज़िंदगी से भी उम्मीद छोड़ दी कि कभी पहुंचेंगे। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजरेगी और इससे सीधे हम उस लोक में प्रयाण कर जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इंतजाम से घर की तरह बैठ गए। चिंता जारी रही और हंसी मजाक चालू हो गया। इस तरह से ये बस की यात्रा लेखक ने की है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ करेंगे। धन्यवाद।